आप सभी लोगों का मेरा क्रांतिकारी जय भीम। क्योंकि वक्ता लोगों ने पूरी बात कर रखी है, इन सभी लोगों ने बात को रखा, वामसेन के बारे में अपने विचार को रखा कि आखिर वामसेन जरूरत क्यों है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक बात रखना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन भर संघर्ष किया और ये संघर्ष 4 साल से लेकर के 27 साल तक तो अपने जीवन के बारे में रहा। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 27 साल के हुए तो सबसे पहले इस देश में दबे कुचले लोगों के लिए संघर्ष शुरू किया। 1919 में जब साउथ ब्रो कमेटी आई, उसके सामने इस देश के दलितों, पिछड़ों, गरीबों की बात को रखा और ये संघर्ष का दौर जारी हो गया, ये संघर्ष शुरू हो गया। और इस संघर्ष में बाबा साहब ने बहुत कुछ गंवा दिया। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे गंवा दिए, अपनी पत्नी गंवा दिया और बाबा साहब ये संघर्ष करते रहे, उनके पैर कभी नहीं रुके। लेकिन बात ये जरूर आती है कहीं ना कहीं मन में कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इनको 6 भाषाएँ, 13 डिग्रियाँ थी उनके पास। चाहते तो कहीं भी विदेशों में सेटल हो जाता, कोलंबिया में या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाते, या देश में कलेक्टर बन करके अपने परिवार को बसाते। लेकिन बाबा साहब ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। बाबा साहब ने पढ़ाई की, डिग्रियां ली, भाषाएं सीखी, ये सारा काम इसलिए किया कि मेरे बहुजन समाज के लोगों को इस देश के राजा बनाने के लिए काम आएगा, ये जंग लड़ने के लिए काम आएगा। बाबा साहब ने सपना भी देखा, 1935 में कहा कि जाओ अपने घरों की दीवार पर लिखो कि आपको इस देश का शासक बनना है। 1935 सेकेंड इंडिया एक्ट के समय कहा जाओ अपने दीवारों पर लिखो आपको इस देश का शासक बनना है। तो फिर बात वही आई कि बाबा साहब ने अपने बारे में नहीं कहा और कहा क्या कि जाओ तुम लोग अपने दीवारों पर लिखो आपको इस देश का शासक बनना है। तो इसके मतलब ये साफ था कि बाबा साहब ने पूरा जो जीवन संघर्ष किया वो अपने लिए नहीं किया, हमारे और आपके लिए किया। हमारे आपके लिए किया। अगर वो अपने लिए कर लेते तो कलेक्टर बन के बैठ जाते। लेकिन ये मेरा जो बहुजन समाज है आज इस हॉल में इन कुर्सियों पे दिखाई नहीं पड़ता, अधिकारी बन के, कर्मचारी बन के बैठा नहीं पड़ता। ये देन किसकी है? ये देन बाबा साहब के साथ है। बाबा साहब ने सपना देखा कि आप इस देश की गद्दी पे बैठे, आप इस देश के शासक बने। बाबा साहब ने सपना नहीं देखा कि मुझे आप प्रधानमंत्री बना दो या मुझे कुछ और बना दो या मेरी आप पूजा करो, कभी नहीं देखा। बाबा साहब ने अपने अंतिम क्षणों में ये भी कहा कि आप लोग मेरे बताए हुए रास्ते पे चलना है, आप मेरी पूजा नहीं करना है आपको कि आप मेरी पूजा करते रह जाओ। कहा आप मेरी बताए हुए रास्ते पे चलो, मैंने जो चीज़ आपको बताई है उस रास्ते पे चल के, जो मैंने किताबें लिखी उन किताबों को पढ़ के आप उन पर चलो, उन पर कामयाबी हासिल करो। ये बात बाबा साहब ने कही। बाबा साहब ने हमें बड़े उपदेश भी दिए हैं, 3 उपदेश उसमें मेन मारे जाते हैं। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षित बनने के नाम पर बाबा साहब ने कहा कि हम सब लोग जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं इस देश में हजारों साल से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए समाज के लोग हैं, जो हजारों साल से जंजीरों में जकड़े हुए। तो हमारे पास ज़मीनें नहीं हैं, हम धन्ना सेठ भी नहीं हैं, समाज में मेरी स्थिति भी ऐसी नहीं है हमारी और आपकी, इस देश में आप कोई बिजनेस कर लो, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो आपके पास एक ही हथियार है, शिक्षा का हथियार। कहा शिक्षित बनो, तो शिक्षा वो शेरनी का दूध जो पिएगा दहाड़ेगा। शिक्षित बनने के नाम पर बाबा साहब ने हमको शिक्षा का उपदेश दिया। और दूसरी बात बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो। कहा मैंने आपको संवैधानिक अधिकार दे दिया, मैंने आपको संविधान दे दिया और इस संविधान के अंदर सारे अधिकार निहित हैं। अभी हमारे खांडे जी बोल रहे थे बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति का, विचार का अधिकार भी बाबा साहब ने हमको दिया है आर्टिकल 19 में। अगर बाबा साहब ने हमको बोलने का अधिकार न दिया होता तो क्या बहुजन समाज कोई बोल पाता? कभी नहीं बोल सकता, इस मंच पर चढ़ के बोल नहीं सकता। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको बोलने का भी अधिकार दिया है। संवैधानिक अधिकार हमारा आर्टिकल 19 में लिख कर गए बाबा साहब। ये बहुजन समाज बोलेगा, ये बहुजन समाज सेज की तरह दहाड़ेगा, ये अधिकार बाबा साहब ने हमको दे दिया।
ये सारे अधिकार बाबा साहब ने कहे। इसलिए बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो। कहा संघर्ष करोगे तो आपको अधिकार मिलेंगे, अगर संघर्ष नहीं करोगे तो अधिकार नहीं। क्योंकि अधिकार मांगे नहीं जाते हैं, अधिकार छीने जाते हैं। ये संघर्ष करने के नाम पर बाबा साहब ने हमको बताया। और तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट कही बाबा साहब ने कि आपको यूनाइट है। बाबा साहब का सपना 1935 का, जाओ अपने घरों की दीवार पर लिखो आपको इस देश का शासक बनना है। 1935 से लेकर 2022 हो गया नहीं हो गया, माने कि 65 साल उधर हो गए और 22 साल 2022 शुरू होने वाला, 21 खत्म होने वाला है, तो 21 साल आप जोड़ लीजिए, तो 65 21 कितने हो गए, 86 साल। माने 86 साल में भी हम लोगों ने बाबा साहब के सपनों को नहीं पूरा कर पाया। 86 साल तक 86 साल हो गए, और आगे अगर हम 4-5 साल और भी नहीं पूरा कर पाए तो आप मान लेना एक कुर्सी, ये मंच, ये नौकरी सब छीनने वाले, कुछ भी नहीं बचने वाला। मैं उधर पार्लियामेंट में रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ किस तरह से नए नए कानून उधर आते हैं, नए नए बिल आते हैं, और जिसमें हमारे जो लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनके अधिकारों की कोई बात नहीं होती, उनके अधिकारों की कोई बात नहीं। अगर अधिकारों की बात होती तो मेरा बहुजन समाज की सारी तकलीफें खत्म हो जाती। इस संविधान के अंदर सारा सब कुछ दिया हो। आर्टिकल 15 बाबा साहब लिख कर गए, और आर्टिकल 15 में बाबा साहब ने कहा जाति, धर्म, जन्म के स्थान पे कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं हो। लेकिन आर्टिकल 15 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। लेकिन लंबे अरसे तक इस देश में ऊंच नीच, जातिवाद सब कुछ कायम रहा, सब कुछ कायम, और आज भी कायम है। तो इसको रोकने के लिए इसमें दंड का प्रावधान किया गया कि जो SC ST लोगों के साथ में या धार्मिक लोगों के साथ में, उनके साथ में कोई अत्याचार करेगा, शोषण करेगा या उनका उत्पीड़न करेगा तो उनको दंड का प्रावधान दिया गया। और इसको बोला गया SC ST 1989 एक्ट। बोला कि नहीं बोला गया? और उसे भी खत्म करने का प्रयास किया गया। 20 मार्च 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसमें उसको खत्म करने का प्लान कर लिया गया। लेकिन मैंने कहा ना, मैंने बात आपके सामने दोहराई थी, संघर्ष आपको करना है, क्योंकि अधिकार मांगे नहीं जाते, छीने जाते हैं। अगर 2 अप्रैल 2018 को इस देश में SC ST के लोगों ने नीली क्रांति नहीं दिखाई होती, नीली क्रांति का जनसराब पूरे देश में ना उमड़ा होता, तो ये अधिकार आपको वापस नहीं मिलते। इस संघर्ष की बदौलत था, और उस संघर्ष में, उस आंदोलन में बहुजन समाज के 13 सपूत शहीद हो गए, 13 बच्चे शहीद हो गए। यही नहीं, करीब करीब 1 लाख लोगों पे FIR की गई। मेरे पास सब डॉक्यूमेंट आए, मैं देख के दंग गए। 1 लाख लोगों पे FIR की गई। एक गरीब व्यक्ति के ऊपर 5-5 FIR, एक FIR नहीं, 5-5 FIR। पिता के ऊपर भी 5 FIR, बेटे के ऊपर भी 5 FIR। अर्निंग उनके पास कुछ है नहीं, मजदूरी वाले लोग हैं। यहाँ तक कि ये हालत हो गई, उनमें से कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। कहा हम तो मुकदमे लड़ नहीं पाएंगे, मेरे 2 बच्चियाँ हैं, 3 बच्चे हैं, वो कैसे पालेंगे, मेरा पूरा जीवन तो इसी में चला गया। 1.5 साल 2 साल जेल में रहा, अभी 5-5 6-6 मुकदमे, ऊपर से 25-25 30-30 धाराएँ लगा दी, माने डकैती तक की धाराएँ उन पर लगा दी कि मैंने उनको जीने का पूरा अधिकार नहीं। इतना दर्द है उनके। अगर आप कभी देखिए, उनको दर्द इस बात का नहीं है कि मेरे पे धाराएँ लगा दी गई या हम मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन दर्द इस बात का है कि उनको पढ़े लिखे लोगों ने, जो हमारे बाउंसर्स के जो लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, उन लोगों ने कोई सहायता नहीं। और यहाँ तक कि अभी 3 दिन पहले मेरे पास एक उनका प्रतिनिधिमंडल आया, हापुड़ के थे, कुछ मुजफ्फरनगर के भी थे। उन लोगों ने कहा सर हमारे पास वकील तक नहीं जो हमारे केस करते हैं। तो मैंने कहा कि हमारे जो SC ST के वकील आपको साथ नहीं करते? कहा साहब वो तो हमें और भी नोचते हैं, अगर 500 रुपया खर्चा होता है उसे 5000 बोलते हैं। तो ये हालात है। देखिए ऐसे भी हालात हैं अभी
इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 की, अगर आप स्पीच सुनिए आगरा वाली, तो आगरा के स्पीच में ही बाबा साहब ने कहा था, मुझे तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अगर ये पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा ना दिया होता तो कम से कम इनको मैं राजा पहले बना दिया होता। मैं अपने जीते जिनको राजा बना कर जाता। वो दुख भरा, बहुत दुखी मन से बाबा साहब ने वो स्पीच दी। मैं सोचता था कि मेरे समाज में 100 इंजीनियर हो जाएंगे, 100 डॉक्टर हो जाएंगे, 100 IAS हो जाएंगे, 100 वकील हो जाएंगे, तो मेरे समाज के भोले भाई लोगों का काम बन जाएगा। लेकिन ये लोग तो मेरे पीछे लगे रहे कि पोस्टिंग करानी है, बेटे की नौकरी लगवानी है, साले को अच्छी पोस्टिंग करानी है, फलाने की पोस्टिंग करानी है, मुझे ट्रांसफ़र लेना है, मुझे अच्छा विभाग चाहिए, अर्निंग वाला विभाग चाहिए, इसमें ही लगे रहे। लेकिन इन लोगों ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके उद्देश्य को लेकर मैं चला था। अगर इन लोगों ने जिस समाज से निकल करके आज इधर बैठे हुए हैं उस समाज की तरफ पीछे मुड़कर देख लिया होता तो कम से कम अगर ये आगे बढ़ गए हैं तो ये लोग भी 2-4 लोगों को पीछे से अपने साथ में आगे लेकर आ जाते, अपने गांव देहातों से ही आगे लेकर आ जाते। लेकिन इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया। ये बाबा साहब के दुखी मन के विचार हैं जो बाबा साहब ने आगरा की रैली में बाबा साहब ने कहा है। इसलिए आज भी हम लोग बाबा साहब की बात को याद भी करते हैं और बाबा साहब की बात को याद करके भी कहते हैं कि मेरे देश के अंदर कम से कम आज भी करोड़ों कर्मचारी होंगे नहीं होंगे, पूरे देश के अंदर करोड़ों कर्मचारी होंगे। और अगर करोड़ों कर्मचारी एक साथ में खड़े हो जाएं तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि 2024 में इस देश में बहुजनों का राज होगा। लेकिन आज भी कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। कोई कांग्रेस की बात करता है तो कोई अपने प्रॉफिट के लिए बीजेपी की बात करता है, उनकी नज़दीकियाँ बढ़ाता है, लेकिन वो सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए। अगर उसके अंदर दर्द हो, मेरा बहुजन समाज आज भी हर 4 सेकंड में आज भी एक दलित लड़की के साथ में बलात्कार होता है, हर 4 सेकंड, हर 10 मिनट में एक मर्डर होता है और कितने अत्याचार उत्पीड़न होते हैं। अगर इस बात को समझ ले तो मेरी समझ से तो हमें ये सब सारी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर व्यक्ति अपने स्तर से मेहनत कर सकता है। हम सब लोग बाबा साहब के ही बासिंदे हैं, हम सब लोग बाबा साहब के फॉलोवर हैं। ऐसा मेरी समझ से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं बैठा होगा जो बाबा साहब का फॉलोवर ना हो और गर्व से कहता होगा मैं हम बाबा साहब के फॉलोवर। और हर व्यक्ति 6 दिसंबर को और 14 अप्रैल को बाबा साहब को याद भी करता है, उनको नमन भी करता है। सिर्फ याद करने से या उनको नमन करने से ही काम नहीं चलने वाला। बाबा साहब ने जो विचारधारा हमें बता कर गए हैं, जो रास्ता बता कर गए हैं, तो हमें उन रास्तों को अपनाना पड़ेगा तो बात आगे बढ़ने वाली है। अगर हम कहें बाबा साहब को सिर्फ फूल माला चढ़ा करके फ़ोटो खिंचवा लिया, सेल्फी खिंचवा लिया, उसको फेसबुक में डाल दिया या उसको व्हाट्सएप पे हमने वायरल कर दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, ट्विटर पे डाल दिया, उतनी बात खत्म हो, उससे बात नहीं बनने वाली। हमें विचारधारा की बात करनी पड़ेगी, हमें जोड़ने की बात करनी पड़ेगी, हमें नेता बनाने की बात करनी पड़ेगी कि हम अपने समाज से नेता बनाएं, अपने समाज से सोल्जर बनाएं। क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि सत्ता का संग्राम है। 2024 हम सब के लिए सत्ता का महासंग्राम होने वाला है। जो 2022 से लेकर 2024 तक इस देश में बहुजनों का सत्ता का महासंग्राम है। अगर ये बहुजनों का सत्ता का महासंग्राम इन बहुजन समाज के लोगों ने जीता तो इस देश में आने वाली जनरेशन इस देश पर राज करेंगे, मान सम्मान के साथ में रहेंगे। अगर बहुजन समाज के लोगों ने इस सत्ता के महासंग्राम को, अगर बहुजन समाज के लोग इस सत्ता का महासंग्राम हार गए तो इतना षड्यंत्र उधर बन चुका है। नई संसद हो गया, नया संविधान भी होगा, इस तरह की सारी बात आम चर्चा होगी और दिन पर दिन हमारे संवैधानिक अधिकारों पे कटौती हो रही है। हमारी नौकरियां खत्म की जा रही, शिक्षा को भी खत्म करने का प्लान चल रहा है। इस तरह के सारे हथियार उधर वो लोग अपना रहे हैं जो इस वक्त इस देश में सत्ता पे काबिज है। और 2024 हमारे लिए करो या मरो जैसा हो।
अगर 2024 में बहुजन समाज के लोग सत्ता का महासंग्राम नहीं जीते तो उनके बच्चे इस देश में गुलाम बना दिए जाए। तब ये घोड़ा गाड़ी, ये एसी वाले कमरे, बैंक बैलेंस, अच्छी अच्छी ज्वेलरी, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ, ये कोई काम नहीं आने वाला। सब कुछ क्षणिक होता है। आप 20 लाख की गाड़ी खरीदोगे, 10 साल बाद वो भी बेकार है कि नहीं बताइए। 10 साल बाद उसकी कीमत भी 4 लाख रह जाएगी। सब कुछ खराब होने वाला। लेकिन अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू बना रहे तो हम सबको बाबा साहब को वो बात याद करनी चाहिए कि जब तक आपके शरीर में खून का आखिरी कतरा है तब तक आपको अपने संविधान की रक्षा करनी है। ये बाबा साहब के वक्तव्य है। आज जब तक आपके शरीर में खून का आखिरी कतरा है मेरे बच्चों, तब तक आपको अपने संविधान की रक्षा करनी है। और बाबा साहब की उंगलियों का इशारा कि मेरे बच्चों, कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर एमेंसिपेशन। उस शक्ति के मंदिर पर कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए, बाई वोट, अपने वोटों के द्वारा। इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब ने हमको वोट की दी है कि इसी वोट के जरिए तो हम राजा बनने वाले हैं। अगर वोट की ताकत हमारे पास ना हो तो क्या राम जी गौतम रास्ता पहुंचते? क्या हम आपकी आवाज़ को वहाँ रखते? या मेरे से पहले बहुत से लोग SC ST के लोग उधर पहुँचे, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने भी, और उससे पहले माननीय श्री कांशीराम साहब ने कई सारे हमारे वर्कर्स को उधर राजसभा भेजा। कहीं राजसभा भेजते हैं तो उत्तर प्रदेश के जहाँ MLC बनते हैं वहाँ भेजते हैं। अगर हमारे पास ताकत नहीं होती या संवैधानिक ताकत नहीं होती तो इस देश में जो समाज हजारों साल से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ समाज था, वो एलाइट क्लास के साथ बैठ करके उनसे लड़ने का प्रयास करता अपने अधिकारों के लिए। ये संभव नहीं था। ये संवैधानिक अधिकार है। ये अधिकार बाबा साहब ने हम सबको दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ हमें अपने अधिकारों को बचा के रखना और इसके लिए हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। जब 10 साल बाद आपका बेटा इस देश में जॉब नहीं पाएगा, नौकरी नहीं पाएगा, शिक्षा नहीं पाएगा, वो घर बैठ जाएगा, गुलामी का जीवन जिएगा, उस वक्त आपका बेटा ही आपसे क्वेश्चन करेगा, आपका बच्चा आपसे क्वेश्चन करेगा, पिताजी आप तो डॉक्टर बन गए, आप तो इंजीनियर बन गए, आप तो अधिकारी बन गए, आप तो बड़ी बड़ी सैलरी पाते रहे, लेकिन आपने कोई काम नहीं किया। क्योंकि आप तो बाबा साहब ने संघर्ष किया, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, उसकी बदौलत आप डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, शिक्षा पा गए, लेकिन आपने कोई संघर्ष नहीं किया। अगर आपने अपने समय संघर्ष किया होता तो आज हम गुलाम नहीं बनते, आज हम भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाते साहब। इसलिए मैं कहता हूँ ये वक्त बड़ा नाजुक है हमारे पास। अगर आज हम नहीं चेते तो आने वाले समय में हम गुलाम बना देंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी उधर बैठी हुई, कोई नहीं चाहता कि SC ST के OBC के लोग आगे बढ़े। ये लोग बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं, उनको हजम नहीं होता ये। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने जब SC ST एक्ट 1989 का जो मुकदमेदार हुए, 1 लाख दलितों और आदिवासियों पे मुकदमेदार हैं, उसकी बात को जब मैंने उठाया तो मेरी बात को एसोसिएट करने वाले चंद है वहाँ सिर्फ सांसद थे। अगर चाहते विपक्ष के ही अगर सारे सांसद चाहते, या मैं कहता हूँ जितने भी SC ST के सांसद बैठे हुए थे, एक सुर में आवाज़ करके बोल देते कि सर ये होना चाहिए, गलत है, तो मेरी समझ से सरकार को बात को मानना पड़ता। एक भी सांसद नहीं उठा, SC ST के लोग भी नहीं उठे वहाँ पर, दूसरी पार्टी के कांग्रेस के भी लोग नहीं उठे। अगर कांग्रेस के लोग भी कहते नहीं साहब ये गलत हो रहा है, इस देश में SC ST के लोगों के साथ में जब सारे आंदोलन हुए, एक आंदोलन नहीं हुआ, इससे पहले सारे आंदोलन कई सारे हुए। गुजरा आंदोलन आपने देखा होगा राजस्थान में, हुआ नहीं हुआ? पटरियाँ उखाड़ दी गई वहाँ पे, देखा नहीं देखा आप लोगों ने? पटरियाँ उखाड़ दी गई, ट्रेनें पलट दी गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ, रिजर्वेशन को लेकर के हुआ। उसके बाद एक बड़ा आंदोलन आपने खुद देखा भी, किसान का आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन में भी सारे गवर्नमेंट ने केस वापस कर लिए, इधर भी केस वापस हो गए, राजस्थान के सारे केस वापस हो गए, हरियाणा के सारे केस वापस हो गए, उनकी बात भी मान ली गवर्नमेंट ने। तो हमारे साथ में ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? दलितों और आदिवासियों के साथ में अन्याय क्यों हो रहा है?
जब आपने हमें अधिकार वापस कर दिया तो कम से कम उन कानूनों से हमें मुक्ति देनी चाहिए, खत्म करनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन हमारा संवैधानिक अधिकार है जो बाबा साहब हमको संविधान के अंदर दे कर गए। ये बात सब जानते हैं, लेकिन कोई बात आपकी सुनने वाला नहीं है, कोई भी बात आपकी सुनने वाला नहीं है। वो तो मैं वहाँ पे था, क्योंकि मैं समाज से बिलोंग करता हूँ, तो उनका दर्द भी मेरा दर्द होता है। जब कहीं कोई घटना मेरे समाज के साथ में होती है तो आंखें भर आती हैं, तो उस नाते के तहत मैंने उठा दिया बात, लेकिन कोई भी उधर आपकी बात उठाने वाला नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ सचेत जाइए, अपने लोगों को समझाइए, जो है जिधर है उनको समझाइए। न एक कांग्रेस न बीजेपी आपका साथ कभी देने वाली नहीं, कभी देने वाली साथी नहीं। इधर कांग्रेस भी आप जानते हैं, इधर सत्ता में अभी है। इधर कांग्रेस के बारे में आप सब जानते हैं कि कांग्रेस और बाबा साहब की कभी नहीं पटी, शुरुआत से ही नहीं बनी, कभी बनी, कभी नहीं बनी। कांग्रेस को बाबा साहब कभी अच्छे लगते ही नहीं थे, इवन गांधी को भी बाबा साहब कभी अच्छे लगते नहीं थे। वो लोग कहते थे ये लोग मेरे साथ में क्यों नहीं, जबकि ये सच्चाई है। इस देश में जब से आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ तब से हमारे किसी महापुरुष ने उस आज़ादी के आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया। उसका रीजन भी आप देखिए, हमारे पास महापुरुषों की फोटो लगी, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इन सभी लोगों ने, इन सभी महापुरुषों ने कहीं भी आज़ादी के आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया। कहा नहीं, ये आज़ादी का आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ पावर ट्रांसफर का आंदोलन है। माने एक हाथों से पावर दूसरे हाथों में आएगी, लेकिन इस देश में जो इस देश का बहुजन समाज है, जो हजारों साल से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसके हाथ में कोई पावर नहीं आएगी। इसलिए इन लोगों ने कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, और इसीलिए कांग्रेस और गांधी के लोगों को बाबा साहब कभी अच्छे नहीं लगे, न छत्रपति साहू जी महाराज अच्छे लगे। हमेशा बाबा साहब को रोकने का प्रयास किया, यहाँ तक कि बाबा साहब को रोकने के लिए ब्रिटेन चले गए। ब्रिटिश जब गवर्नमेंट और लंदन पहुँच गए, 1930, 31, 32 का जो गोलमेन सम्मेलन था, वहाँ पर भी बाबा साहब का विरोध किया। कहा नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर का हमें विरोध करना है, इनको कोई अधिकार नहीं मिलने चाहिए। अगर उनको कोई अधिकार मिल गए तो जो मेरे घरों में काम करते हैं, जो मेरे खेतों में काम करते हैं, जो मेरे मरे हुए जानवरों को उठाकर फेंकते हैं, वो सब काम नहीं करेंगे, वो हम पर राज करेंगे। इसीलिए इन लोगों ने वहाँ पर बाबा साहब को रोकने का प्रयास किया। उसके बाद भी देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब जा रहे थे, इस देश का संविधान बनने जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रही है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हम भी पहुँचे, ताकि हम भी अपने इस दबे कुचले समाज के बारे में, कमज़ोर वर्ग के समाज के बारे में कोई बात रखें। तो सबसे पहले कांग्रेस ने ही रंगा लगाया। कांग्रेस ने कहा नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर इधर नहीं आना चाहिए। और यहाँ तक कि कुछ नेताओं ने ये भी कहा कि मैं देखता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर कैसे संविधान सभा में पहुँचेंगे। हमने रोशनदान बंद कर दिए, खिड़कियाँ बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए हैं, और उन पर 9 मन के ताले भी लगा दिए। देखता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ से पहुँचेंगे। लेकिन धन्य है हमारे लोग, धन्य हमारे लोग, जिन लोगों ने ठान लिया था कि बाबा साहब को हम संविधान सभा में भेज कर रहेंगे। उन लोगों ने भेज कर दिखा दिया। जयसर और खुलना के लोगों ने बाबा साहब से कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आप बम्बई से नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आप हमारे यहाँ जाइए, पश्चिम बंगाल, हम आपको जिता कर भेजेंगे। अब उस समय समझ लीजिए आप लोग, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, 1 सेकंड लगता है, आपने बात डाली, पश्चिम बंगाल पहुँच गई। लेकिन वो दौर, उस दौर में कैसे संभव हुआ, 1946 में कैसे संभव हुआ कि बाबा साहब को मुंबई के लोगों ने, मुंबई से बाबा साहब को पश्चिम बंगाल के लोगों ने बुलाया, और ख़ास तौर से कौन जगह, जयसर और खुलना के लोगों ने बुलाया। ना मोबाइल था, न सोशल मीडिया थी, अखबार हमारी बात लिखता नहीं था, लेकिन लोगों ने कैसे बुलाया आप भी समझ सकते हैं। बाबा साहब उधर पहुँचे और बाबा साहब जीत गए। बाबा साहब वहाँ चुनाव जीत गए जयसर खुलना से, और वहाँ जब जीत के पहुँचे संविधान सभा में, तब सारे कांग्रेसी दंग हो गए, अरे ये कैसे हो गया, इनको तो रोकने का हमने प्रयास किया और ये कैसे यहाँ आ गए, ये
ये कैसे संभव हो गया? फिर बाबा साहब को एक मीटिंग हुई, एक मीटिंग के बाद फिर बाबा साहब से कहा गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आप जहाँ से जीत कर आए हैं वो क्षेत्र तो पाकिस्तान में चला गया, उसको हमने पूरी पाकिस्तान बना दिया। अब आप भारत के मेंबर नहीं हैं, आप पाकिस्तान के मेंबर, आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तब बाबा साहब ने कहा कि मेरे लोग इधर रहते हैं, मैं पाकिस्तान जाकर क्या कहूँगा। तब बाबा साहब ने उधर रिजाइन कर दिया, अंग्रेज़ों से मिले, कहा आप तो देश को आज़ाद करने का बात करते हो, एक हाथ से पावर को ट्रांसफ़र करके अपने हाथ से कांग्रेसियों के हाथ में दे दोगे, लेकिन मेरा बहुजन समाज जो इस देश में पानी पीने का अधिकार उसको नहीं है, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं है, इनके साथ में क्या होगा? इनके साथ भी न्याय करके आप जाइए। तब बाबा साहब की बात को अंग्रेज़ों ने गंभीरता से सुना और कांग्रेस से सीधा कहा, दो टूक बात करी कि देखिए, अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में वापस नहीं लोगे तो हम आपको आज़ाद नहीं करेंगे, या तो आप पहले बाबा साहब को उधर लो, तब हम आपको पावर का ट्रांसफ़र करेंगे। तब जाके कांग्रेस ने मजबूरी में पुणे की सीट जो थी MR जयकर की, मुकुंद राय जयकर की, खाली कराई और बाबा साहब को दोबारा संविधान सभा में भेजने का काम किया कांग्रेस ने सर। और यही नहीं, बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बने, चेयरमैन बने और इस देश के पहले कानून मंत्री बने। अब ये इंटरेस्टिंग कहानी भी इसके पीछे है। गांधी और उसके लोग चाह रहे थे कि संविधान बनाएगा कौन, जबकि उनके पास बैरिस्टर लोग थे। गांधी जी बैरिस्टर थे, खुद ही बैरिस्टर थे वो, जवाहरलाल नेहरू वो भी बैरिस्टर थे, और भी टीम के लोग काफ़ी लोग थे, लेकिन किसी के अंदर कोई काबिलियत नहीं थी। अगर काबिलियत होती तो अपने आप वो संविधान बना देते, काबिलियत नहीं थी। फिर इन लोगों ने उधर फ़ोन किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी फ़ोन किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे देश में तो कोई ऐसा काबिल व्यक्ति नहीं है जो आपके देश का संविधान बना दे। और फिर आप लोग गलती क्या कर रहे हो भाई? आपके देश में सूरज रहता है और आप हमारे यहाँ ढूंढ रहे हो। आपके यहाँ जो सबसे काबिल व्यक्ति हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं, इससे अच्छा काबिल व्यक्ति मेरी यूनिवर्सिटी में आज तक कोई दिखाई नहीं पड़ा। मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी का 100 सालों का इतिहास है कि उतना काबिल व्यक्ति, इतना नॉलेजफुल व्यक्ति आज तक उधर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा। तो एक कांग्रेसी चाहूँगा, ऐसा कौन सा व्यक्ति भाई जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं लोग? तो कहा डॉक्टर अम्बेडकर, आपको डॉक्टर अम्बेडकर से मिलना चाहिए, वो आपके देश का संविधान अच्छा बना देंगे। तब इन लोगों ने मजबूरी में बाबा साहब की काबिलियत के दम पर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और इस देश का कानून मंत्री बनाया। ये बाबा साहब की दम था। और बाबा साहब को जब लिखने का मौका मिला तो बाबा साहब ने हमारी हजारों साल की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया। हजारों साल की गुलामी की बेड़ियाँ, माने कि इस देश में से पहले कितने कृष्ण पैदा हो गए, कितने राम पैदा हो गए, कितने क्या क्या पैदा हो गए, वो तो वही लोग जाने, लेकिन उन लोगों ने किसी ने भी हमारी गुलामी की बेड़ियों को नहीं तोड़ा। और गुलामी की बेड़ियों ने तोड़ा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तोड़ा, शिक्षा के दम पे तोड़ा। अगर बाबा साहब शिक्षित नहीं होते तो क्या हमारी गुलामी की बेड़ियाँ टूटती? क्या आज हम लोग उधर बैठे होते? नहीं बैठे होते। इसलिए मैं कहता हूँ अभी समझने का मौका है, समझने का मौका है, हमें समझना चाहिए। हमें अपनी बातों को, अपने संविधान की बातों को, अपने पार्टी की विचारधारा को समझना चाहिए। हमें संविधान में क्या बातें लिखी हैं उसको समझना चाहिए। संविधान के प्रियम्बल में साफ साफ लिखा था, आप लोगों ने देखिए शपथ ले लिया, संविधान की शपथ दिलाई, उसमें साफ लिखा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, न्याय, समता, बंधुत्व और भाईचारा। न्याय, समता, समता और बंधुत्व, ये 4 बातें लिखी और इसी 4 बातों पर पूरा देश का संविधान टिका हुआ कि न्याय मिलना चाहिए। न्याय किसको मिलना चाहिए? उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए जिनके साथ में हजारों साल से अन्याय हुआ, उनको हर स्तर पर न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो जीवन के हर मोड़ पे हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे सामाजिक भेदभाव हो, कुछ भी हो, हर स्तर पर उनको न्याय मिलना चाहिए। इनको आज़ादी मिलनी चाहिए, बोलने की, घूमने की, अच्छे कपड़े पहनने की, खाने की, सारी तरह की उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए, बराबरी की आज़ादी मिलनी चाहिए, हर क्षेत्र में बराबरी की आज़ादी मिलनी चाहिए।
ये सारी सब कुछ बातें इस संविधान में बाबा साहब हमको देकर गए। लेकिन आज तक इन सरकारों ने लंबे समय तक इस देश में राज किया, कांग्रेस ने, उसके बाद बीजेपी राज कर रही है। क्या इन लोगों ने हमें, आप खुद जानते हैं, क्या अब जो बाबा साहब संविधान में लिख कर गए, क्या वो सारी बातें पूरी कर दी? क्या पूरी हो गई? क्या आज दलितों के साथ में अत्याचार बंद हो गया? क्या उनकी बहू बेटियों के साथ में बलात्कार बंद हो गया? कुछ भी बंद नहीं हुआ, सब कुछ जारी। क्या आपको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिलते हैं? यूनिवर्सिटी में अभी देखिए, अभी लेटेस्ट न्यूज आई कि जेएनयू में 2 नंबर दिए गए, वाइवा में 2 नंबर, 36 में 2 नंबर दिए। अगर SC ST के लोग हैं तो उनको 2 नंबर मिलता है, 8 नंबर मिलता है, 10 नंबर मिलता है। वहीं दूसरा व्यक्ति है तो 32 में हो सके तो उनके बस में हो तो 32 में 33 भी कर दें उनको। सही में कर रहा हूँ। और उनके बस में हो, अगर नंबरों का आंकड़ा कुछ गेम बन जाए तो 32 में 33 कर दें। आपको देंगे 2 नंबर, 1 नंबर, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, आपके नंबर यही कम हो गए। और यही नहीं, अभी कुछ और भी नया निकला कि नॉट फिट, एक घोटाला आ गया। देखिए कि आप उस पोस्ट के लिए लायक ही नहीं है। EWS वाले सारे लायक हैं, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो लोग हैं वो सारे लायक हो गए। लेकिन इस देश की बड़ी आबादी जो है, 52% के ऊपर आबादी मान लो, तो 52% तो छोड़ दीजिए, मेरी समझ से कम 55% आबादी OBC की है। और उसमें वो लिख कर दे रहे हैं कोई भी सुटेबल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। ये हालात है, मतलब वहाँ भी नौकरी खत्म हो रही है आपकी, हर जगह से आपको खत्म किया जा रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट में कहीं है नहीं, हैं SC ST OBC कहीं है, सुप्रीम कोर्ट में आप कहीं है नहीं, हाई कोर्ट में आप है नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं, हाई कोर्ट में आप नहीं, इलेक्शन कमीशन में आप नहीं, ऊपर भी मुख्यमंत्री PMO ऑफिस में भी आप नहीं हैं, डिफेंस में भी आप नहीं हैं, तो आप हैं फिर कहाँ? आप हैं कहाँ? आप छोटी मोटी नौकरियों में, छोटे इंजीनियर हैं या मैनेजर हैं या बाबू हैं, कर्मचारी हैं, या आप बड़ी आबादी में कहता हूँ, बड़ी आबादी आपके रिजर्वेशन को पूरा करती है 4th क्लास चपरासी के रूप में। 4th क्लास वाले, मैंने अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर, मैंने गेम देखा, मैं अभी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कमेटी का मेंबर था, तो मैंने सारे गेम देख लिए उनके। जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, आप जानते होंगे, J&K बैंक की मैं समीक्षा ले रहा था, तो उधर के अधिकारी बोले कि साहब हमारे यहाँ तो 4% रिजर्वेशन चलता है। हमने कहा तुम्हारा कौन सा नियम भाई है? इस देश में संविधान है, बाबा साहब का चलता है, और उस संविधान कहता है 15% रिजर्वेशन SC और 27% रिजर्वेशन OBC का और 7.5% रिजर्वेशन ST का होना चाहिए। कहने नहीं, हमारे यहाँ नहीं चलता। हमने कहा तुम्हारे चलता भाई क्यों नहीं? जब तुमने मुझे बुला लिया है, मैं तो भारत देश का नुमाइंदा हूँ, भारत देश के संविधान से, मैं भारत देश के लोकसभा से राज्यसभा का मेंबर बन के यहाँ पे आया हूँ, मैं तुम्हारी बैंक की समीक्षा कर रहा हूँ, तो इसके मतलब आप भारत के मेंबर हो ना? हाँ साहब भारत के मेंबर तो हैं। हमको लिखिए, आप भारत के संविधान को लागू करें, क्योंकि आप 370 खत्म हो गई, 370 खत्म हो गई है, तो आपको उधर जो भर्ती करनी पड़ेगी J&K बैंक के अंदर, उसमें 15% SC की, 7.5% ST की और बाकी 27% OBC की भर्ती करनी पड़ेगी। उसको मैं नोट कराया। उसके बाद दूसरे भाई आ गए, गेल वाले आ गए। गेल वालों का आंकड़ा मैं देख के चौंक गया। गेल वालों ने क्या काम किया कि जो E1 E2 का होता है अधिकारी रैंक का, उनकी सारी जो डाटा होता है उसको पूरा कर दिया रिजर्वेशन 4th क्लास में, ओवरऑल दिखा दिया मेरे इतने एम्प्लॉय, उसके हिसाब से 15% हमने भर्ती कर रखी। तो मैंने पूछा कि आप उसका कॉन्फ़िगरेशन दीजिए जरा हमको, E1 में कितने SC के लोग हैं, E2 में कितने ST के लोग हैं, तो उसका भी दीजिए। उसमें वो चौंक है, सर मैं लेके नहीं आया। हमने अच्छा आप बताइए आपके पास कितने 4th क्लास के एम्प्लॉय हैं? तो उसने एक ने हमें डाटा लीक कर दिया, साहब इतने एम्प्लॉय। मैंने तुरंत मोबाइल में निकाल के कैलकुलेशन किया। हमने कहा आपने सारा तो रिजर्वेशन आपने 4th क्लास से भर दिया, इसमें अधिकारी कहाँ है? तो आप कुछ समझ नहीं सकते, उनके आंकड़ों को, उनके गेम को समझ नहीं सकते जब तक आप उधर कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। जब आप कुर्सी पे बैठेंगे तब जाके पूरा होने वाला है, वरना कुछ नहीं होने वाला। आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा, इधर कई सारे लोग, इधर चूंकि कोल इंडिया के में हैं तो कई सारे उत्तर प्रदेश के लोग बैठे होंगे। बैठे भाई कोई उत्तर प्रदेश वाले? देखिए 1 लोग 2 लोग
3 लोग एमपी के लोग बैठे हैं इधर, एमपी या आसपास बिहार, चलिए बाकी सारे यहीं के लोग हैं, लोकल के लोग सारे लोग। तो यूपी वाले जानते हैं उधर जो 4 बार अभी बहन जी मुख्यमंत्री बनी, माने कि आप समझ सकते हैं बाबा साहब का सपना सिर्फ एक स्टेट में पूरा हुआ, उत्तर प्रदेश। एक बार नहीं, 4 बार पूरा हुआ। 4 बार बाबा साहब का संविधान पूरी तरह से उधर लागू किया गया, बहन जी उधर मुख्यमंत्री बनी। हमने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू कर दिया, हमने प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू कर दिया, हमने शिक्षा फ्री कर दी, शिक्षा फ्री कर दी। इतना बड़ा अधिकार जो बाबा साहब का था कि शिक्षित बनो के नाम पर बहन जी ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा ही फ्री कर दी कि SC ST के लोग जीरो बैलेंस पे एडमिशन लेना शुरू कर दिया। मैंने बीटेक किया, जीरो बैलेंस, 1 पैसा नहीं पड़ा। MBA किया, जीरो बैलेंस, 1 पैसा नहीं पड़ा। 1 पैसे से मैंने फीस नहीं दिया। ऊपर से हमें 70-80 हज़ार रुपये हर साल स्कॉलरशिप मिलती थी अलग से। ये व्यवस्था बहन जी ने उधर कर रखी, ये व्यवस्था इधर नहीं है, उधर ही सिर्फ। अभी मैं बात कर रहा था, एक अपने समाज की लड़की है लखनऊ की, उसका जीरो बैलेंस पे एडमिशन हुआ आज से 4 साल पहले, जबकि योगी की सरकार आई हुई थी, और 2 साल उसको स्कॉलरशिप मिली। बायोटेक से बीटेक कर रही थी, 2 साल तक उसको स्कॉलरशिप मिली। 2 साल पहले गवर्नमेंट ने जीरो बैलेंस पे SC ST का एडमिशन बंद कर दिया। अब उसको 2 साल की उसको स्कॉलरशिप नहीं मिली, उसके फादर भी एक्सपायर हो गए और उसकी पढ़ाई खत्म हो गई। माने 3 साल उसने एग्जाम दिया, लास्ट ईयर फाइनल ईयर का एग्जाम वो दे नहीं पाई और उसकी पढ़ाई खत्म हो गई। उसकी मार्कशीट भी कॉलेज ने रख ली, इंटर की, हाई स्कूल की वो भी नहीं दे रहे, कहा आप 2 साल की फीस दो तब आपको मार्कशीट देंगे। ये हालात मतलब है कि कितने लोगों की स्कॉलरशिप रुक गई। अभी राजस्थान के कई लोगों ने कहा उनकी MPhil और कुछ और भी स्कॉलरशिप आने वाली थी, वो सारी सही रोक दी, कोई स्कॉलरशिप नहीं आ रही। माने आपकी पढ़ाई खत्म, आप 2 साल आपने पढ़ाई कर ली, आगे 2 साल पढ़ाई आपकी रुक गई। आप फीस जमा करो वरना आप नाम वहाँ से हटाओ। ये सिस्टम हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ आप समझ लीजिए, हमारे पास रास्ता सिर्फ यही है कि हम हर हालत में बाबा साहब के सपनों को पूरा करें। 2023 में छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बने, हर हालत में कर रहा हूँ। इधर इनके चक्कर में पड़ रहेंगे, कांग्रेस के चक्कर में तो कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेसी के बारे में बाबा साहब ने भी बहुत कुछ कहा है, आप सबको पता है। बाबा साहब ने कहा है जलता हुआ घर है, डूबता जहाज है, इस पर कभी सवारी नहीं करना, कभी 4 आने के मेंबर भी नहीं बनना। आप वोट की तो छोड़ दीजिए, जितने बाबा साहब के रियल फॉलोवर हैं वो कभी कांग्रेस को वोट नहीं करते। जो रियल फॉलोवर हैं, जो दोगले वाले हैं, खाली जाके फोटो खिंचवा के चले आएंगे, वो वोट करते हैं, वही वोट करते हैं। देखिए, क्योंकि बाबा साहब ने साफ कह दिया कभी 4 आने के मेंबर भी नहीं बनना इसके तो। और कांग्रेस को रिजाइन किया बाबा साहब ने 1951 में, सितंबर 1951 में बाबा साहब ने अपने पद से, कानून मंत्री के पद से रिजाइन कर दिया। कहा ये तो विरोधी पार्टी, ये हमारे मैंने जो संविधान के अंदर अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को लागू करना नहीं चाहती, तो मैं क्यों इस पार्टी में रहूँ। बाबा साहब रिजाइन कर दिया और तब बाबा साहब ने कहा कि कभी इस पार्टी के 4 आने के मेंबर भी नहीं बनना। और यही नहीं, बाबा साहब के साथ धोखा फिर किया कांग्रेस ने। 1952-53 का चुनाव हुआ, बाबा साहब चाह रहे थे कि मैं पार्लियामेंट पहुंच जाऊं और अपने समाज के लोगों की बात पर रखूं, और कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीतने चाहें। उन्होंने कहा अगर ये जीत गए तो इस देश के दलितों के मसीहा तो बन ही गए हैं, ऐसा ना हो कि ये दलित, आदिवासी और OBC के लोग इनको इस देश गद्दी बैठा दें। ये बात उठ सकती है, इनको रोको। तो उनको रोकने के लिए बाबा साहब को जो PA था गजरोलकर, उसको ले आए और उसको ला करके बाबा साहब के सामने खड़ा कर दिया, चुनाव में खड़ा कर दिया और खूब पैसा दिया और खूब पैसा बांट दिया और चुनाव हुआ। बाबा साहब चुनाव हार गए और बाबा साहब हारे नहीं थे, बाबा साहब को कांग्रेस ने धोखे सड़ाया कि बाबा साहब को जो वोट थे 50,000 वोट बाबा साहब के इनवैलिड कर दिए। 50,000, 49,000 समथिंग वोट बाबा साहब के इनवैलिड हो गए और 25,000 वोटों से गजरोलकर को चुनाव जिता दिया। ये कांग्रेस की चाल थी। इसलिए कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि हमारे समाज में कोई आवाज़ वाला नेता पैदा हो, जिसके अंदर जवान हो। ऐसे नेता हमारे नहीं पैदा होने चाहिए। और आज भी देखिए इधर छत्तीसगढ़ में बहुत सारे MLA भी होंगे, है नहीं है, और इससे पहले MP भी रहे होंगे। किसी के अंदर आपने जवान देखी है?
कभी देखिए आपने कि वो दलितों के हित की बात करता हो खुल्लम खुल्ला या आदिवासियों के हित की बात करता हो? कोई ऐसा नेता नहीं मिलने वाला। इसलिए सबसे पहले हमें इन दोनों पार्टी खत्म करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस खत्म हुई तभी बहुजनों का राज आया। एक गलत फहमी निकाल दीजिए कि कांग्रेस के रहते बहुजनों का राज इधर आने वाला। सबसे पहले आप कांग्रेस खत्म करिए, कांग्रेस खत्म होगी तभी बहुजनों का राज आने वाला। चार बार मुख्यमंत्री बनी और कांग्रेस जिंदा है। कांग्रेस खत्म करिए, क्योंकि कांग्रेस तो आपको खत्म कर रही है, हर जगह से पूरी ताकत लगाती है आपको खत्म करने में। आप राजस्थान में देखिए, आप राजस्थान में ताकत में आए, एक बार नहीं 2 बार ताकत में आए। सबसे पहले उसने आप पर हमला किया। अरे इधर तो बाबा साहब की विचारधारा वाली पार्टी, नीले झंडे वाली पार्टी, ये तो 8 विधायक 6 विधायक कर रही है। इसे खत्म करो, और इसे खत्म नहीं करोगे तो बहुजनों का राज राजस्थान में दोबारा कायम हो जाएगा। और हुआ भी वही। उन लोगों ने दोबारा हमारे 2 बार, एक बार नहीं 2 बार हमारे एमएलए तोड़ लिए, और जबकि हमने उनको समर्थन दे रखा था। हमने समर्थन दिया हुआ था कि भाई हम चाहते हैं देश में सामंतवादी ताकतें हावी ना हो, इसलिए हम कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। हमने कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस की सरकार बन गई हमारे बदौलत, और उसने हमको ही डसने का काम कर दिया। जिसके बारे में मानव श्री कांशीराम साहब ने कहा, कांग्रेस सांपनाथ है, इसे बच के रहना, हरी घास का सांप है, ये चुपचाप आपको डस लेगा। और वाकई उसने डसने का हमें काम किया। राजस्थान में उसने डसने का ही काम किया, उसने चुपचाप डस दिया हमको। और बीजेपी क्या है? नागराज है, ये भागता हुआ सांप है, बड़ा ऊंचा ऊंचा आएगा, आपको दिखाई पड़ेगा, फन वाला सांप। तो हमारे लोग सावधान रहते हैं। जैसे आपने दिखाया भी अपनी ताकत, 2 अप्रैल 2018 में आपने ताकत दिखा दी बीजेपी को। ये आप अगर आगे बढ़ोगे तो हम नाक का मुंह चलना जानते हैं। वो पीछे हुई, बैकफुट पर गई, देखिए हुई नहीं हुई, बैकफुट हो गई। लेकिन अगर कांग्रेस होती तो बैकफुट पर नहीं होती, वो ऐसा कर देती आप जाने नहीं पाते, आपको डस देती और आपका काम हो जाता। इसलिए इसे सबसे पहले खत्म करो। और जो इन सब पार्टियों की बात करें तो समझ लेना मामला कुछ गड़बड़ है। जो व्यक्ति हमारे बीच में आया है, अगर वो इन सब पार्टियों की बात करे तो समझ लेना मामला गड़बड़ है। कि बाबा साहब की विचारधारा वाला नहीं, एक गांधी की विचारधारा वाला हरिजन है। बाबा साहब का शेर नहीं है ये गांधी का हरिजन है। इसलिए उन लोगों से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जानते हैं उसके बारे में आप लोग? न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, और उसमें सारे इंस्टीट्यूट्स को, स्कूलों को प्राइवेट हाथों में देने का प्लान चल रहा है। अब आप समझ लीजिए कि देश के कम से कम 70% लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। 70% भी छोड़ दीजिए, 80% लोग होंगे जो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। उनके बच्चे गरीब हैं, जो गरीब लोग हैं, पढ़ लिख करके इधर आते हैं, संघर्ष करके अधिकारी बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। उन सरकारी स्कूलों को बंद करने का प्लान कर दिया गया। अब प्राइवेट स्कूल के अंदर हमारे और आपके बच्चे पढ़ सकते हैं, हम उनको 3000 4000 फीस दे सकते हैं। लेकिन क्या एक मेरे समाज का जो व्यक्ति है 300 रुपये 400 रुपये कमाता है, क्या वो 3000 4000 रुपये फीस दे पाएगा? बताइए, दे पाएगा? 3-4 फीस नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो कमाई नहीं कर पाता 5000 रुपये 6000 रुपये की, तो 3-4 फीस कहाँ से देगा? तो इसके मतलब उसके बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे। इस तरह की साजिश पूरे देश में चल रही है, चारों तरफ साजिश देखिए। और हमारे पास एक ही आशा की किरण है, हमारी विचारधारा, बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता और अपनी पार्टी। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। अगर होता तो बताते हम आपको कि विचारधारा माने क्या है। हमारी पार्टी की विचारधारा क्या है? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और इकोनॉमिक एमेंसिपेशन, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन। सामाजिक परिवर्तन क्या? आप समझते होंगे मन में क्या बातें आती होंगी, ये सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? माने कि समाज के अंदर बराबरी का दर्जा, इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। बराबरी का दर्जा माने ऊंच नीच की भावना खत्म, सारे लोग इक्वल हैं, कोई जातिवाद नहीं है, सारी समताएं बराबर हैं, सारे अवसर बराबर हैं। आर्थिक मुक्ति का आंदोलन माने कि देश में गरीबी अमीरी की खाई नहीं है, सारे लोग खुशहाल हैं। और सामाजिक परिवर्तन का एग्जाम्पल भी देखिए, क्या इस देश में आज तक सामाजिक परिवर्तन हुआ? बाबा साहब का जो संविधान का प्रियम्बल है उसमें लिखा है जस्टिस,
जस्टिस लिखा है, 3 तरह के न्याय की बात बाबा साहब ने करी है। 3 तरह के, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय, तीसरा आर्थिक न्याय। ये 3 बातें जीवन में हैं बहुजन समाज के बारे में, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। राजनीतिक न्याय बाबा साहब ने हमको देकर गए, 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू, माने आपका जो वोट है इस देश के दूसरे व्यक्ति वोट के बराबर है, माने कि बराबरी का दर्जा है आपके पास। माने आपका वोट जो है अंबानी के वोट के हो गया ना, बराबरी का दर्जा हो गया नहीं हो गया? आप राजनीति में तो अंबानी के बराबर हैं, लेकिन क्या सामाजिक रूप से बराबर हैं? आपकी जो स्थिति है, अगर आप अभी देखे होंगे, इस देश का राष्ट्रपति मंदिर में गया था, राजस्थान में उधर मंदिर है, ब्रह्मा का मंदिर है, उधर गया था, बालाजी के मंदिर में गया था, तो सुनने को मिला, घुसने को नहीं मिला। तो माने आपको सामाजिक बराबरी नहीं है। क्या इस देश में कोई भी व्यक्ति, क्या ओबीसी का व्यक्ति कोई ब्राह्मण, कोई मंदिर का पुजारी है? SC ST का है? तो सामाजिक बराबरी कहाँ होगी? संविधान तो कहता है कि देश के अंदर ऊंच नीच नहीं होगा, आर्टिकल 15 कहता है ऊंच नीच नहीं होगा, गरीबी ऊंच नीच की भावना नहीं होगी, ये तो आर्टिकल 15 कहता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं संविधान में लिखा है, उसको लागू करने की बात अलग है। और दूसरी बात की गई आर्थिक मुक्ति का आंदोलन। आर्थिक मुक्ति में आंदोलन आप देखिए, आप लोग तो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, आप उधर अगर जाएंगे जगदलपुर साइड में, बस्तर साइड में, तो वहाँ एक जो गरीब आदिवासी होता है, गाँव के अंदर रहता है, दूर रहता है शहर से, 100-150 किलोमीटर दूर रहता है, तो उसकी क्या इनकम होगी बताइए? मुझे नहीं मालूम भाई, उधर गया भी नहीं पता कितनी इनकम होती है बताइए। एक आदिवासी जो जंगल में रहता है वो कितनी अर्निंग करता है डेली? जटावड़ जी बताइए। माने क्या 50-60 रुपए डेली का? 12 रुपये पर डे का इनकम, उतना भी नहीं है। 12 रुपये पर डे इनकम सरकारी, 12 रुपये पर डे इनकम, ये सरकारी आंकड़ा है, हो सकता है वो भी ना मिलता हो, ठीक है नहीं? ये हालात तो वहाँ है। अब आप समझ लीजिए आर्थिक मुक्ति का आंदोलन की जरूरत क्यों है। बाबा साहब ने उसके बारे में क्यों बोला कि माने एक तरफ तो 12 रुपये कमाता आदमी, ठीक है, और एक तरफ ऐसा आदमी है जो 12 लाख रुपए की वाइन पीता है नहीं है? दोनों इस तरह से पैदा हो गए, वो भी यहीं पैदा हुआ है और वो भी यहीं पैदा हुआ है। एक 12 लाख की वाइन पीता है और एक 12 रुपये दिन में कमाता है। एक अपनी शान शौकत में 20-25 लाख डेली खर्च करता है और एक व्यक्ति पूरे जीवन में 20-25 लाख कमा नहीं पाता। इसी गैप को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने संविधान में लिखा आर्थिक मुक्ति का आंदोलन होना चाहिए। उसके मतलब इस आदिवासी के घर में भी अंबानी पैदा होना चाहिए, उसके घर में खुशहाली आनी चाहिए, उसके पास भी पैसा आना चाहिए, उसके पास भी शिक्षा होनी चाहिए, उसके पास भी अच्छा घर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हैं तो संविधान में निहित हैं। लेकिन इस देश में दुर्भाग्य है कि लंबे समय तक जिन पार्टियों ने काम किया उन पार्टियों ने आज तक इस समाज के बारे में, इस समाज की भलाई के बारे में कोई काम नहीं किया, कोई भी सोचा भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ देखिए अभी हम सबके पास व्यक्ति समय भी है, समय बहुत जल्दी निकल रहा है और मेरी बातें भी पूरी नहीं हो पाई हैं। खैर क्योंकि मेरी फ्लाइट भी है अभी जल्दी से, कल चले जाइए। नहीं कल पार्लियामेंट भी करना है सुबह सुबह, कल फिर हमें एक धमाका करना है, देखते हैं क्या है, समय देंगे नहीं देंगे वो लोग। इसलिए मैं कहता हूँ अभी समय हमारे पास है। अभी हमारे रमेश जी भी और JR गौर जी ने भी सारी बात को आपके सामने एक्सप्लेनेशन किया कि हमें काम करना है और हर बूथ पे जाके जिताना है। तो ये बूथ पे जिताने की जो मैट्रिक्स है वो एक अलग बात है, मैट्रिक्स में हम नहीं आते। हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं इनकी भी एक दायित्व होना चाहिए, इनकी भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, इनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वो क्या है, सिर्फ इतनी बात पे नहीं काम चलने वाला। ट्रेजर हमें आपसे चाहिए, आपका टैलेंट तो बहुत है। बता रहे थे हमारे बामसेल्फ की जो राय इलाज वाले की तरफ है, उन्होंने बताया कि मैं बहुत कुछ सुनने को मिलता है हमें जब भी जाते हैं। क्या नाम था? मल्लू गुर्रे जी बोल रहे थे कि जब मैं आपके बीच में जाता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता है।
तो हमें पता आई नो वेरी वेल कि आपके पास ज्ञान का भंडार है जो बाबा साहब ने आपको दे दिया है। आज तो ज्ञान का भंडार है, आप ज्ञान बहुत देते हैं। और कहा भी बाबा साहब ने टैलेंट, टाइम, ट्रेजरी भी आप देते हो, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का आप टाइम देते हो, आप टाइम निकालते ही नहीं। आप टाइम निकालना शुरू करेंगे। ज्ञान आपके पास बहुत सारा है, ट्रेजरी की कोई कमी नहीं है। ये ट्रेजरी लिमिटेड समय तक है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। अगर आप चाहते हैं आपकी ट्रेजरी ऐसे बढ़ती रहे तो आपके हाथ में पावर होनी चाहिए। अगर पावर नहीं होगी तो ट्रेजरी वजह सब गायब हो जाएगी। इनकम टैक्स के नोटिस, ईडी के छापे सब हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा हाथ। इसलिए इसको बचाए रखने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जितने भी लोग इधर बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा और टाइम निकाल करके प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अगर मैं फला गांव में रहता हूं, कोई एक्स गांव है, मेरा गांव एक्स नंबर का गांव है, कम से कम हम हफ्ते में अपने एक बार गांव में जाए। नहीं हफ्ते में जाते हैं, चलो टाइम नहीं मिला, कम से कम महीने में एक बार जाए और उधर जा करके अपनी विचारधारा के बारे में, अपनी आइडियोलॉजी के बारे में और बाबा साहब के संविधान के बारे में, वोट की ताकत क्या है, संविधान की ताकत क्या है, इसके बारे में बताने का काम करें। वोट की ताकत से ही सब कुछ होने वाला है। बाबा साहब अपनी लाइफ में एक ही दिन हंसे थे, एक ही दिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी जिस दिन बाबा साहब ने हमें वोट की ताकत दी। बाबा साहब की आप सारी फोटो देखो, गूगल में जाके देखो, कहीं भी देखो, एक भी फोटो बाबा साहब की आपको मुस्कुराते हुए नहीं मिलेगी। कहीं मिली आपको? कहीं नहीं मिलेगी, आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन बाबा साहब मन से उसी तरह से जिस दिन बाबा साहब ने हमें वोट की ताकत दी। उनके साथ रहने वाले सोहनलाल शास्त्री ने लिखा है कि बाबा साहब अचानक गाड़ी से उतरे और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। मैं बाबा साहब को देख के दंग रह गया कि बाबा साहब के साथ में 25 सालों से रहता हूँ, कभी बाबा साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखा, हंसते हुए नहीं देखा। बाबा साहब आज कैसे हंसते हुए जा रहे हैं। तो मैं डरते हुए गया बाबा साहब के रूम में, पानी लेकर गया और पानी मैंने रख दिया और चुपचाप धीमे से पूछा, बाबा साहब आज आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपके चेहरे पर हंसी है, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, आप खुश हैं? तो बाबा साहब ने कहा, शास्त्री आज मेरे रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। शास्त्री आज मेरे रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। अब जो राजा पैदा होगा इस बहुजन समाज से, वोट से पैदा होगा, न कि रानी के पेट से पैदा होगा। इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब ने हमको दी है और इसीलिए बाबा साहब ने आखिरी अपना उपदेश दिया कि यूनाइट योरसेल्फ, संगठित रहो, एक हो जाओ। एक हो जाओगे तो इस वोट की ताकत है। इस वोट की ताकत माने कि 18 करोड़ 19 करोड़ वोट लेकर के मोदी इस देश का राजा बन गया। बन गया नहीं बन गया? 18-19 करोड़ वोट हैं। 18 से 19 करोड़ वोट लेकर के मोदी जी इस देश के राजा बन गए और कम से कम मेरी समझ से 90 करोड़ वोट तो हमारे बहुजन समाज के, 90 करोड़ वोट हमारे बहुजन समाज के। अगर ये एक हो जाए तो जिंदगी भर राजा बने रहेंगे। राजा चुनने की जरूरत नहीं, आप ही राजा बनते रहो घर पर। इसलिए राजा बनने की जरूरत है और अपने संवैधानिक अधिकारों को, अपने अधिकारों को बचाए रखने की जरूरत है। इसलिए मैं दोबारा आप लोगों से कहता हूँ, आपके पास ज्ञान का भंडार है, आपके पास ट्रेजरी है, लेकिन समय आप निकालिए। समय निकाल करके अपनी विचारधारा के बारे में, अपने महापुरुषों की विचारधारा के बारे में, आने वाले भविष्य को कैसे हमें तय करना है, क्योंकि आप प्लानिंग कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको आप प्रोजेक्ट के रूप में लीजिए, उसको चैलेंज के रूप से स्वीकार करिए कि 2023 में हमें इधर अपनी बहुजनों की सरकार चाहिए, ना कांग्रेस चाहिए, ना बीजेपी चाहिए। और 100% हम अचीव करेंगे। अगर हम सब ठान लेंगे तो अचीव करेंगे और उसके लिए हमें काम करना है। और चूँकि पीछे वाले कह रहे हैं भाई फ्लाइट का टाइम हो रहा है और बहुत सारी बातें हैं, कभी और भी करेंगे और जो भी नया अपडेट आएगा वो आपके सामने मैं बताता रहूँगा। और इन्हीं सब बातों के साथ मेरा क्रांतिकारी जय भीम।